हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये 10th क्लास का एचपी बोर्ड का पेपर है मैथ का। तो इसमें 3 सेक्शन हैं, ए बी एंड सी। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सेक्शन ए करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस तरह से हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे भी। देखिए इस तरह से इसका कुछ गुणनखंड निकालेंगे। आपको पता है 2 का पहाड़ा 12 के लिए देंगे, 2 छिक्का 12 और 2 तिये 6 और 3 एकम 3। इससे आपको पता लगा ये मेरे जो है प्राइम फैक्टर आ गए, यानी कि गुणनखंड आ गए, जो कि कितना है 2 गुणा 2 गुणा 3। यहाँ से आपको पता लग गया कि मेरे पास ये कहीं ऑप्शन में दिया गया है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। ये देखिए ऑप्शन सी, ये आपका सही हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। t² - 15 के शून्यांक है। तो देखिए t² - 15 के शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक मतलब t² - 15 को हम 0 के बराबर रख देंगे, क्योंकि हमें शून्यांक ज्ञात करना है, इसलिए हम 0 के बराबर कर देंगे। अभी देखो इसमें यहाँ से मेरे को एक बात का पता लग रहा है कि आपने द्विघाती बहुपद के रूप में एक फॉर्मूला देखा होगा, a² + bx + c वो 0 के बराबर हो जाता है। अभी यहाँ पे आपको समझना सबसे पहले बात यह है कि चर और अचर क्या है। चर उन्हें कहते हैं जो आपके x टर्म के साथ हो, जो आपकी x टर्म हो, और अचर वो होते हैं जो c हो। अभी आपको पता लग जाएगा आगे। देखो पहले हम इसको करते हैं। t² - 15 था, अभी मैं अगर क्या करूँ t² को यहीं रखूँ और -15 को बराबर के वहाँ ले जाऊँ, तो ये -15 किसमें माइनस का फॉर्म चेंज हो जाएगा प्लस में, क्योंकि जब भी हम किसी माइनस की टर्म या प्लस की टर्म को बराबर के इधर या उधर ले जाएं तो वो माइनस से प्लस में और प्लस से माइनस में बदल जाती है। अभी t² बराबर 15 था, अभी t में यहाँ रख दूँ, अब स्क्वायर का क्या बन जाएगा √15 प्लस माइनस की फॉर्म में, क्योंकि स्क्वायर क्या हो जाता है √। अब देखो इससे मेरे को क्या पता लगा कि एक बार मेरे पास √15 प्लस में है और एक बार मेरे पास -15 है। एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है √15, और इसको मैं मान लूँ अल्फ़ा, इसको मैं मान लूँ बीटा। अभी अगर आप ऑप्शन में देखें +15 और -15, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए प्लस का 15 अंडरूट में है और माइनस √15 है। अभी यहाँ से आपको इसका आंसर पता लग जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ज्ञात कीजिए शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता क्या होगी, क्या बोला कि शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता, मतलब कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमें जांच करनी पड़ेगी। जांच करनी पड़ेगी मतलब हमें पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, शून्यक का योगफल ज्ञात करना पड़ेगा। योगफल मतलब ऐड करना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है हमारा माइनस टी का गुणांक बटा में t² का गुणांक। अभी देखो मैंने भी आपको बताया था, पहले इसको समझ लेते हैं कि टी का गुणांक का मतलब क्या है। अभी मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला द्विघाती बहुपद के रूप में वाला। देखिए जो t है मेरा -t जो है ये था t² - 15 था ना पहले। अभी देखिए t, मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया आपको। अगर मैं इसमें देखो जो t है ना मेरा, मान लो x की जगह मैं at कर लेता हूँ, at का स्क्वायर प्लस x की जगह मैं करता हूँ bt का स्क्वायर, क्योंकि t की फॉर्म है आपको समझने में ईजी हो जाएगा। bt का स्क्वायर और प्लस c बराबर 0, ये आपका द्विघाती बहुपद के रूप में लिखा जाता है इसको इस तरह से। तो अभी मेरे को पता लग रहा है अगर t है, t के साथ कोई वैल्यू नहीं दी हो तो t को मैं 1 मान लेता हूँ, यानी कि यहाँ से मेरे को पता लग रहा है कि a कितना है मेरे पास 1, और b मेरे पास नहीं दिया है। मैंने बोला ना कि b जो होगा चर होगा, जो x की फॉर्म होगा चर होगा, और जिस c के साथ कोई भी x उक्स नहीं होगा, यानी कि यहाँ से मुझे पता लगा कि c क्या है 15, क्योंकि इसके साथ कोई भी t या x वाली कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए मुझे पता लगा कि c कितना है -15। अभी यहाँ पर b अभी यहाँ कहीं भी नहीं दिया, यानी कि b हमारा हो जाएगा 0।
तो आइए आगे करते हैं। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा ये वाला फॉर्मूले के हिसाब से देखो, अल्फ़ा मेरे पास दिया गया था √15 प्लस में, और बीच में प्लस का साइन है, और बीटा दिया गया था मेरे पास -√15 और इक्वल टू -t का गुणांक। -t का गुणांक देखिए, ये मेरे पास t है, t का गुणांक कितना है 0 माइनस का। अब बटे में t² का गुणांक, देखो ये t² है और उसका गुणांक कितना है a1। अब एक प्लस का है और एक माइनस का है, प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि 0 बच जाएगा, और यहाँ पे 0 बटेगा यानी ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा शून्यांक का योगफल ज्ञात हुआ। अब हम निकालेंगे इसका शून्यांक का गुणनफल। तो देखिए शून्यांक का गुणनफल, इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा गुणा बीटा कर लेंगे, और बराबर होगा हमारा अचर पद बटा t² का गुणांक। अभी देखिए अल्फ़ा मेरे पास था प्लस में 15 और बीच में गुणा 1, और बीटा मेरे पास था -√15। अब अचर पद क्या बोला था मैंने, चर बोला था मैंने एक्स वाली टर्म को, और अचर बोला था मैंने जिसकी कोई टर्म ना आ जाए, जैसे वहाँ पे दिया गया था -15, जो वैल्यूज़ उसको बोलते हैं अचर पद। अब यहाँ पे बस क्या, यहाँ पे मेरे पास अचर है, आप अभी मैंने वीडियो में बताया आपको, ये देख लीजिए एक बार, ये मेरे पास अचर है। तो अचर पद फॉर्मूले के हिसाब से कितना हो जाएगा -15 बटा में t² का गुणा, t² का क्या गुणा था 1। अभी देखिए ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, और माइनस और 15 गुणा 15 किया तो √ का 225 बराबर है -15 बटा 1 -15 होगा। अगर हम इस √ का देखें, अगर हम इस √ को हटा दें वर्ग को, तो हो जाएगा -15 इंटू -15। तो ये आपका आ गया शून्यांक का गुणनफल। तो ये आपका उत्तर हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। x = 3 का आलेख है, हमें पता करना है x = 3 का आलेख है। ग्राफ देखते हैं, हमें इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखिए हमने ये ग्राफ तैयार कर दिए गए। हमें बोला गया था x = 3 जो आलेख है, यानी कि ग्राफ हमें एक ग्राफ में से रिप्रेजेंट करके बताना है कि किसके बराबर है। हमें ऑप्शन में दिया गया है x अक्ष के एक रेखा x अक्ष के समांतर, एक रेखा y अक्ष के समांतर। तो आइए देखते हैं। x = 3, हमें पता है ये जो वैल्यू है जमा की ओर दी गई है। हमें पता है यहाँ पर हमारा जमा भी लिखा जाता है 1 2 3, और ये भी जमा में 1 2 और 3। अब बोलते हैं इस साइड को माइनस में लिखा जाता है, और यहाँ भी माइनस में। अभी हम यहाँ देखते हैं, तो अगर मेरा ग्राफ देखा जाए 3 पर, तो मेरा वो बन रहा है बिल्कुल इस डायरेक्शन में, यानी कि जो लाइन है, यानी कि जो एक रेखा है वो y अक्ष के समांतर जा रही है, यानी कि मेरी जो एक लाइन है वो पैरेलल हो रही है। पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, एक रेखा y अक्ष के समांतर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, द्विघाती समीकरण ax² + bx + c = 0 में विविक्तकरण d बराबर है खाली स्थान -4ac, यह हमें दिया गया है। तो हमें पता है कि जब भी द्विघात समीकरण ax² + bx + c हो तो उसमें फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है b² - 4ac। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फॉर्मूले में b² - 4ac, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इनमें से कौन सी AP श्रेणी है, विच वन इज एन AP सीरीज। तो देखिए अभी इसमें दिया गया ऑप्शन ए 0 -4 -8 -12, और ऑप्शन बी है 1 3 9 और 27, और 2 4 8 और 16। हमें पता करना है कौन सा
इनमें सही होगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 आपने ये पढ़ा होगा ए फॉर्मूला ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ये इस तरह चलता रहता है, ए प्लस 4d ए प्लस 5d। तो अभी हम ऑप्शन ए देख लेते हैं। इसमें लिखा है 0, -4, -8, -12। तो हम लिख लेते हैं 0, -4, -8 और -12। क्या ये भी है? देखिए जब दोनों दो टर्म के बीच इक्वल डिस्टेंस हो, मतलब इक्वल, इसके बीच इक्वल डिस्टेंस हो, यानी कि बिल्कुल बराबर हो, जैसे 0 से 4 के बीच 4 का डिस्टेंस है, 4 से 8 के बीच 4 का डिस्टेंस है, 8 से 12 के बीच 4 का डिस्टेंस है, उसको बोल देते हैं हम डी, उसको बोल देते हैं हम डी, ए प्लस डी वाला, ये वाला डी। तो अभी हमको पता करना है, देखो ए है, एक बार हमारा ए प्लस डी है, मतलब एक डी है, ये एक डी है, ये यहाँ पे ए है ओनली एक, और यहाँ पे एक डी है। ये डी जो है कांस्टेंट है, यहाँ पे चलता रहता है। देखो यहाँ से ए प्लस 2d, यहाँ 2d हो गए तो इसलिए फिर 2d हो गया, फिर यहाँ पे 3 बचे तो 1 2 3, टोटल कितने 3d हो गए। इस तरह ये चलता रहता है। तो इसमें अगर आपको पूछे कि श्रेणी में निकालना है, सीरीज़ में, श्रेणी में, मतलब एपी की श्रेणी कौन सी है, एपी की श्रेणी उस तरह निकाली जाएगी जो जिसमें आपका एक बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस हो, तो आपका हो जाएगा ये। तो इसमें आप अगर ऑप्शन नंबर 2 देखें, एक के बाद क्या है 3, 3 का डिस्टेंस ठीक है, 3 के बाद 6 होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था 6, लेकिन 6 नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। बी सी देखो 2 के बाद 4 है, ठीक है, 4 के बाद यहाँ होना चाहिए था 6, लेकिन 6 नहीं है। उसके बाद 8 है, 8 के बाद 12 होना चाहिए था, 12 के बाद 14 होना चाहिए, फिर 16 होना चाहिए था। इस तरह ये भी गलत है। ये लिखो, ये देखो 0 और 4 के बीच डी बिल्कुल सेम है, और 4 और 8 के बीच गए तो भी डी बिल्कुल सेम है, और 8 से 12 गए तो भी सेम है, मतलब पहली स्टेटमेंट क्या सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सेकेंड ए प्लस tan a 1 माइनस साइन ए बराबर हैं। तो ऑप्शन है सेकेंड ए, साइन ए और कॉज ए। तो हम चलो फाइंड आउट करते हैं। तो आइए करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको रफली बताऊं, जो हमारा ये सेकेंड ए है ये बराबर होता है हमारा 1 अपॉन कॉज ए के, यानी कि सेकेंड हमारा बराबर होता है 1 अपॉन कॉज के। और जो हमारा tan है, tan ए है, वो हमारा होता है साइन ए अपॉन कॉज ए के। तो आइए हम सेकेंड ए की जगह जो हमारा 1 अपॉन कॉज ए होता है, तो हम उसकी जगह उस वैल्यू को, उस इक्वेशन को पुट कर देंगे। तो सेकेंड ए की जगह क्या था 1 अपॉन कॉज ए, और यहाँ प्लस, तो प्लस लगा देंगे। tan ए तो क्या होता है हमारा साइन ए अपॉन कॉज ए, जो मैंने भी आपको यहाँ बताया था, इस ब्रैकेट, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए एज इट इज़। अब कॉज ए है तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, और ऊपर बच गया 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे आ गया हमारा एज इट इज़ 1 माइनस साइन ए। अब देखेंगे, अभी हम इन दोनों करते हैं, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, और बटे में ये कॉज ए। अब मुझे दिख रहा है जो 1 है वो भी 2 बार है, और साइन ए भी 2 बार है, तो मैं 1 का स्क्वायर कर दूंगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं माइनस, और साइन ए है तो साइन ए भी कितनी बार है 2 बार, तो स्क्वायर कर दूंगा, अपॉन में है कॉस ए। अब आगे करें तो जो 1 है 1 1 जा तो 1 ही होता है, एक एकम एक ही होता है, तो एक हो जाएगा माइनस हमारे साइन स्क्वायर ए के, साइन ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, अपॉन में कॉज ए। अब जो हमारा 1 माइनस साइन ए होता है वो हमारा होता है कॉज स्क्वायर ए के बराबर। क्या बोला मैंने क्रमश, जो हमारा 1 माइनस साइन ए होता है वो इक्वल होता है कॉज ए के बराबर। अब यहाँ पर क्या था साइन स्क्वायर ए था, तो कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा। तो मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किया कॉज स्क्वायर ए के बराबर।
और बटा में क्या है, कॉज ए। इसका मतलब कॉज स्क्वायर ए, मतलब कॉज कितनी बार है, 2 बार, मतलब कॉज ए और कॉज ए, और बटे में भी कॉज ए कॉज से ए कॉज कैंसिल और बच गया कॉज ए। इट इज़ द आंसर। तो आइए हम देखते हैं ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन सी, कॉज ए इज़ योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। बिंदु P 2,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आइए इसे करते हैं। इस तरह का आप एक ग्राफ तैयार कर दीजिए और हमें बिंदु दिए हैं P और 2,3। अभी इसमें जो 2 है ये x के लिए लाई करता है और जो 3 है ये y का कोऑर्डिनेट होता है, ये x का और y का। अभी हम देखेंगे, आपको पता है इस साइड वाली जो जितनी भी टर्म्स होती है वो पॉजिटिव होती है और इस साइड जितनी भी होती है वो नेगेटिव में होती है। तो अभी हम देखते हैं, मुझे कितने पूछा है, 2 और 3। अभी मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जितना भी, अभी पर 1 2 3 4 पॉजिटिव में है, मेरे पास वैल्यूज़ पॉजिटिव में है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, इस साइड पहले मैं देखूँगा x, मैं x, ये x है ना, तो मुझे x एक्सिस में जाना पड़ेगा, कितने तक, 2 तक। ये था 1 और ये 2 है, और y एक्सिस में बोल रहा है कि 3 तक जाओ, 1 2 और 3, मतलब यहाँ कहीं तक मुझे जाना पड़ेगा इस तरह से। और ये जो पॉइंट है ये आएगा बिंदु P 2,3, मतलब ये जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रही है, और ये आपकी सेकंड कोऑर्डिनेट होती है, और ये आपकी थर्ड कोऑर्डिनेट होती है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। तो आपकी जो ये वैल्यू लाई कर रही है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रही है। तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, दिस इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और दूसरे में है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तीसरे में 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज है, कौन सी साइड ट्राइंगल वाली है। तो अभी हम इसे करते हैं, आइए करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ये पहला ऑप्शन है जो हमें ये बताया गया है। तो हम इन्हें बारी बारी से चेक करते हैं कि कौन सा समकोण त्रिभुज है। तो पहले हम ट्राई करते हैं। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा होता है, समकोण त्रिभुज। तो मैंने इसे नाम दे दिया ए, बी और सी। मुझे पता है ए बी मेरे पास 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ए से बी जो है मेरा 3 सेंटीमीटर है, और बी से सी मेरा 6 सेंटीमीटर है, और ए सी मेरे पास 8 सेंटीमीटर है। इसके लिए हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अभी और ये ए सी का स्क्वायर भी करेंगे, लेकिन अभी इसे देखें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है मेरे पास 3, यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस और बी सी कितना है मेरे पास 6, यानी कि 6 का स्क्वायर। अभी 3 3 9 होता है, और 6 6 36 होते हैं। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आता है 45। अब मेरे पास ए सी भी है, यानी कि ए सी का भी स्क्वायर है। ए सी का स्क्वायर कितना है मेरे पास 8, यानी कि जो कितने होता है 64 के बराबर, यानी कि 8 8 64, 64, यानी कि, और यहाँ पे मेरे पास कितना आया था ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को ऐड करके 45, यानी कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो हम इसका ऑप्शन नंबर दूसरा देखते हैं। अब हम इसका ऑप्शन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। आपको पता है इस तरह का हमारा कुछ समकोण त्रिभुज होता है, इसको मैं नाम देता हूँ ए बी और सी। और ए बी मेरे पास है 5 सेंटीमीटर, और बी सी मेरे पास है 12, और ए सी मेरे पास है 13 सेंटीमीटर। अब इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब ए बी का स्क्वायर मेरे पास है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी मेरे पास है 12, यानी कि तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी जब इन दोनों को हम करेंगे तो इसको 25 हो जाएगा, और 12 बारी 144, 144 हो जाएगा।
तो इन दो को जब ऐड करके जो आया हमारा वो आता है 169। अब ए सी का जो स्क्वायर है वो कितना है 13, यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर है, और ये 160, ये 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। जब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 का स्क्वायर मतलब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना, तो आपका 169। आपने देखा कि ए सी जो है, ए सी का स्क्वायर 169 है, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के बराबर, जिसको जो भी हमारा 169 है, दोनों सेम है। इसका मतलब कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है। दिस इज़ योर राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, और ऑप्शन सी आप चाहो तो खुद ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या है। वृत्त के अंदर खींची गई स्पर्श रेखाएं कितनी होगी? तो आइए करते हैं। इस तरह से एक वृत्त है और उसके अंदर कोई बिंदु है और उससे खींची गई स्पर्श रेखा की बात कर रहा है। तो अगर मैं इससे स्पर्श रेखा खींचूँ इस तरह से, मान लो मैंने इस तरह से स्पर्श रेखा खींची, यानी कि टेंजेंट इस तरह से, ये पॉइंट सी, तो इसमें मुझे पता है इसमें कोई भी टेंजेंट नहीं बन रहा, कहीं भी इसमें कोई टेंजेंट नहीं बन रहा। अगर 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 मेरे को बोला होता कि बाहर कोई पॉइंट सी से स्पर्श रेखा खींचे, तो वो मेरी इस टेंजेंट में बनती जो इससे अटैच होके जाती। तो यहाँ पर मुझे पता लगता कि पी और क्यू, और यहाँ पे कितने टेंजेंट होते हैं, एक जो इससे गुजरती है, एक टेंजेंट दो टेंजेंट, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कोई भी टेंजेंट नहीं बन रहा है। तो इसीलिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी, 0, इसमें 0 टेंजेंट। 6 सम संख्याओं का माध्य होगा। तो देखिए सम संख्याएं, सबसे पहले सम संख्याएं होती क्या हैं? जैसे आपकी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस तरह की जितनी भी संख्याएं वो क्या है आपकी सम संख्याएं हैं। यानी कि जो 2 के पहाड़े से सबको चले जाए, मतलब 2 के टेबल में सब 2 दूनी 4, 2 3 6, इस तरह से, है ना। 2 4 6 8 10 ये आपकी सम संख्या कहलाती है। तो हमें बोला प्रथम 6 सम संख्या का माध्य निकालना है, पहली 6 सम संख्या। तो पहली 6 सम संख्या कौन सी है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12। 1 2 3 4 5 6, ये 6 सम संख्या। जब इसका हम माध्य निकालते हैं, मीन निकालते हैं, यानी कि माध्य, तो जितनी ये संख्याएं हमने की वो 1 2 3 4 5 6, 6 लिखी, तो इसका 6 संख्या तो 6 दे देंगे डिवाइड में। तो अब इनको जब हम जमा करेंगे तो इसका जमा करके आ जाएगा 42 और डिवाइड में 6, और इसको काटेंगे तो 6 7 42 और आपका 7 आ जाएगा आंसर। तो देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। शंकु के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो देखिए शंकु कैसा होता है, सबसे पहले तो इस तरह का शंकु होता है, यानी कि कोण। तो ये जो वाला होता है इसका सेंटर से यहाँ तक ये आपका रेडियस होगा और पूरा तो डायमीटर होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपकी, ये लेंथ आपकी होगी, तो आपका इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा आपका पाई आर एल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सही आंसर होगा पाई आर एल। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। उस घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता होती है। मान लीजिए आपके पास 20 पेन हैं, 20 में से आपके पास 2 ब्लैक पेन हैं और 18 ब्लू पेन हैं। मान लीजिए आपने उसमें से ब्लैक पेन निकाले, यानी कि 20 पेन जो थे आपके पास, उसमें से जो 2 ब्लैक पेन थे और 18 ब्लू पेन थे, उसमें से मान लीजिए आपने ब्लैक पेन निकालना है। तो मैक्सिमम चांसेस ये है कि उसमें ब्लू पेन ही निकलेंगे, क्योंकि ब्लैक पेन निकालने की जो शंका है वो क्या है, कम है। तो ऐसी घटना जो असंभव हो, जो कर पाना असंभव हो, ऐसी घटना को जब भी हम लिखते हैं वो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।